नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज हम सब लोग नवंबर 2022 में जो प्रतियोगिता दर्पण आया है उसके सार संग्रह को हम लोग देखेंगे। तो सार संग्रह में क्या होता है कि अलग अलग टॉपिक्स पे मतलब 10-10, 12-12 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस है सार संग्रह के इस महीने के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जो कि है खेल कूद के बारे में, मतलब स्पोर्ट्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट, ये जो शब्द है दोनों, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है ये लॉन टेनिस का है। इस तरीके से खेला जाता है लॉन टेनिस। तो ये जो शब्द है क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला देखते हैं, टी, पू या कैडी, ये जो इस तरह के शब्दावली है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट में दिलचस्पी है तो आप सुने होंगे क्रिकेट में कुछ शब्द है, जैसे कवर ड्राइव, या तो आप कह सकते हैं गली, कि एक फील्डर गली में लगा हुआ है, या तो फिर पुल पुल शॉट मारा, या हुक शॉट, इस तरीके का आप सुनते होंगे क्रिकेट में। उसी तरीके से ये गोल्फ में ये शब्द यूज़ होते हैं, टी, पू, कैडी, इस तरीके के शब्दावली। अगला, हॉकी में कितनी दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक को मारा जाता है? जब पेनल्टी होता है हॉकी में तो उसका जो पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है वो 8 गज की दूरी से मारा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और ये मनाया जाता है जो हॉकी के जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, तो उन्हीं की मतलब जयंती के उपलक्ष्य पे आप कह सकते हैं मनाया जाता है। और ये है 29 अगस्त। तो ये क्या है, जो मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो 1928, 1932, 1936, ये जो साल थे इसमें जो ओलंपिक्स खेल हुआ था इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था इंडिया को, इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य पर 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये सवाई मानसिंह स्टेडियम ये कहाँ है? तो ये है जयपुर, राजस्थान में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में, क्रिकेट की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वप्रथम दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। उसके बाद अब तो कई प्लेयरों ने लगा दिया है, जैसे कि अगर बात करें रोहित शर्मा, इन्होंने तो तीन तीन डबल सेंचुरीज लगा रखी है। फिर मार्टिन गप्टिल को ले ले, वीरेंद्र सहवाग ले ले, इस तरीके से अब कई प्लेयर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरीज मारा है। खो खो एक खेल है, इसमें कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो इसमें टोटल 8 क्रॉस लेंस होती है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। जैसे क्रिकेट में एक पक्ष में 11 होती है, उसी तरीके से इसमें एक पक्ष में 7 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर पोलो खेलते हुए खिलाड़ियों की ये चित्र है। पोलो में, यहाँ वाटर पोलो, यहाँ सिर्फ पोलो की बात हो रही है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में होती है 9, मतलब एक टीम में 9 प्लेयर होते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। अब इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया? अशोक जो राजा थे तो उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को मतलब धारण कर लिया था। तो वो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर किए थे? तो वो उपगुप्त जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला, बनावली, यह एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा में। तो बेसिकली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हिंदू सभ्यता के ही मतलब अवशेष हैं। तो ऐसे कई स्थान मिले हैं, जैसे कि अगर आप और बात कर ले तो लोथल, जो कि है गुजरात में, एक बहुत ही बड़ा पोर्ट साइट था ये गुजरात में। और गुजरात में और भी हैं, जैसे कि धौलावीरा, ये भी गुजरात में है। अब यहाँ पे एक तो आप देख ही रहे बनावली, जो कि है हरियाणा में। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक था कालीबंगन, ये था राजस्थान में। तो इस तरीके से कई, जैसे कि राखी गढ़ी, ये भी था हरियाणा में। तो इस तरीके से कई इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 925 इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स मिले हैं। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो ये था औरंगजेब।
औरंगजेब मुगल शासक था जिसका कार्यकाल लगभग था 1658 से लेकर 1707 में इसकी जब मृत्यु हुई तब तक ये यहाँ का किंग था, यही शासक था इंडिया का। आगे, किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? तो ये था स्कंदगुप्त जिसने हुणों को पराजित किया था। किस गुफा में त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये है एलिफेंटा की गुफाओं में, जो कि है महाराष्ट्र में। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो ये लिखे थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा था फारसी भाषा में जफरनामा। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रथम उपदेश था वो धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे, एक्चुअली यही जाने जाते थे, देवराज और देवगुप्त के नाम से ये जाने जाते थे। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये जो मतलब मंदिर है कैलाश मंदिर, ये एलोरा के पर्वतों को कटवा कर बनवाया गया था। तो ये बनवाए थे कृष्णा प्रथम ने। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रंगून, म्यांमार में। आज म्यांमार हो गया, उस समय बर्मा था ये। आगे, तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कह लीजिए। आगे तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडिया में आने से पहले 1915 में ये जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वहाँ वो प्रैक्टिस करते थे। तो उस समय जो पत्रिका चलाते थे वो था इंडियन ओपिनियन। इंडिया में आए थे ये 1915 में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण मतलब नाइटहुड भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो बेसिकली ये क्या 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये इतने दुखी हो गए थे कि अंग्रेज़ों द्वारा जो दिया गया था इनको टाइटल नाइटहुड, वो उन्होंने इसे लौटा दिया था। इसी के विरोध में, ये जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत। तो ये अभिनव भारत की स्थापना किए थे वीडी सावरकर जी ने। आगे, वर्ष 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। और ये आया था 1909 में, जिसे कहा जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले मिंटो इसलिए क्योंकि मोर्ले जो थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और मिंटो जो थे वो वाइस रॉय थे, तो इसीलिए शॉर्ट में इसे कहा जाता है, दोनों का नाम लेते हुए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। आगे, आनंद मठ ये जो उपन्यास है इसकी जो कथा वस्तु है वो किस पर आधारित है, किस टॉपिक पे? तो वो आधारित है सन्यासी विद्रोह पे। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1770 से लेकर 1777 के ईस्वी में हुआ था ये सन्यासी विद्रोह, और इसी पे आधारित है ये आनंद मठ उपन्यास। किसके काल में इंडियन पीनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब सीआरपीसी पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इस्तीफा दिए थे 1939 में, जब आईएनसी का सेशन चल रहा था त्रिपुरी में, इसीलिए इसे त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। ये बेसिकली नाराज होकर इस्तीफा दे दिए थे, तो उसके बाद बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन, जो इंडिया में खिलाफत आंदोलन चला था 1919 में, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाए गए थे महात्मा गांधी जी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये 1905 वही है जब बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अंग्रेजों ने बंगाल के 2 हिस्से कर दिए थे उसी समय 1905 में ही। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था?
तो वो इन्होंने किया था वर्ष 1929 में, और ये था लाहौर में, लाहौर सेशन, वर्ष 1929 में। अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 163, मतलब 163, आर्टिकल 163 के तहत की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? मतलब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई भी मतलब विवाद होगा तो वो निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगी, बाकी के हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट नहीं। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 71 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है, उसके इस अधिकार का संरक्षण कौन सा आर्टिकल करता है? तो वो करता है आर्टिकल 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? जब ये लागू कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो वो बेसिकली बताना है आपको कि कौन कौन से आर्टिकल को देखकर और साथ में प्रस्तावना को देखी सुप्रीम कोर्ट, तो उससे ये निर्णय ले पाई कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो वो आर्टिकल था आर्टिकल 14, 15 और 16। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 क्या है? ये है कि आप बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं पांच चीज़ों के ऊपर, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इस मामले में आप बिल्कुल भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर अगर आर्टिकल 16 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो जाती है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। किस मैटर में? इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इस मैटर में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सबको समान जो है अवसर मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो 1/6 से कम मत प्राप्त हो। मतलब कि अगर टोटल 100 वोट हैं, अगर कोई प्रत्याशी, इसका 1/6 जो लगभग 17 हो जाएगा, अगर 17 वोट लाने में भी अगर कोई प्रत्याशी असफल साबित हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसका जमानत जब्त हो जाता है। जमानत जब्त मतलब जब वो चुनाव लड़ता है तो कुछ पैसा वो इलेक्शन कमीशन को डिपॉजिट किया जाता है, जितना मतलब फिक्स होता है। लोकसभा चुनाव में आई थिंक 10,000 के आसपास होता है, तो इतना जो डिपॉजिट फिक्स होता है वो उसका चला जाता है कि आप 17 वोट भी नहीं ला सके। अगर 100 वोट अवेलेबल है टोटल, तो टोटल वोट का 1/6%। आगे बात करते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो किसी विशेष दिन अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए सीटों का आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 330 में उपबंधित है। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। यह कथन किसका है? यह कथन है हाब्स का। अगला, संसद में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है 25 वर्ष, जो कि लोकसभा का है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो धन विधेयक जो है उसमें राज्यसभा को ज़्यादा पावर होता नहीं है, तो वो बस डिस्कस करके 14 दिन के अंदर उसे लौटा देना होता है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी वो पास ही माना जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान पे अब आ जाते हैं। कंप्यूटर के स्मृति का मापन किया जाता है, किस में किया जाता है? बिट में या बाइट में। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? तो इसका बेसिकली होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि इसका फुल फॉर्म ही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो वो होता है माइक्रोचिप। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? जब हम लोग कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो लिखते हैं www डॉट, आगे फिर ऑनलाइन या SBI जो भी लिखते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है डेटा। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम
जो डेटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को ख़राब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वायरस। कंप्यूटर में जब वायरस आता है तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। अगला है भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल मतलब ज्योग्राफी। नदियों के ज्वार नद मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को, इस तरीके के वन को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है गरान या मैग्रोव कहा जाता है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो ये जॉर्डन नदी के पश्चिम है। ये देखिए यहाँ पे आप, जॉर्डन नदी जा रही है, इसके पश्चिम में, वेस्ट में, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो वेस्ट में कौन सा है? वेस्ट बैंक। तो वही वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के किनारे है? तो है जॉर्डन नदी के किनारे। वृहत ज्वार उस समय आता है जब, कब आता है वृहत ज्वार? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो उस समय बहुत ही बड़ा ज्वार आता है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागालैंड में। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन जो है, ये इसके अमेजन बेसिन के जो वन है उनको वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सेल्वास वन। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, साल भर परिक्रमा करते हैं, उसमें से जो छोटे टुकड़ों के समूह होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये इन दोनों के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये परिक्रमा करते हैं, जिनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अलमाटी बांध ये किस नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है कृष्णा नदी के ऊपर। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत, ये जो तीनों नाम है, इस नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? तो ये है गर्म जलधारा, जो कि बेसिकली जापान के नज़दीक पैसिफिक ओशियन की ये जलधारा है। आगे बात करते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी की डॉल्फिन है, उसको कब अधिसूचित किया है? तो वो किया है 18 मई 2010 को। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे अधिसूचित किया है। व्यापक जैव विविधता के कारण जिसे समुद्री वर्षावन या तो फिर आप कह सकते हैं रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द सी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रवाल भित्तियों को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 का कानून है। इसके तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को यहाँ भी अधिसूचित है, ये किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1994 को। दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? तो दक्षिण भारत में मिलता है पूर्वी घाट की पहाड़ियों से लेकर पश्चिमी घाट की ओर। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बैड ओजोन। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCMB कहाँ है? ये है जामनगर, गुजरात में। इकोटोन में जो प्रजातियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं एज प्रजातियाँ। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है, भंगुर मतलब बहुत जल्दी नष्ट होने वाला, पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सबसे पहले प्रभावित होगा। तो क्या है वो? आर्कटिक का और ग्रीनलैंड जो है उसका जो हिम चादर है, मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है जो है, वो सबसे पहले प्रभावित होगा, पिघलेगा। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी। क्या लागू की गई थी? कार्बन क्रेडिट प्रणाली। इससे पता चलता है कि कौन सा देश कितना कार्बन उत्सर्जन करता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से, इसी से संबंधित है। ये राष्ट्र संघ का कन्वेंशन जो ढांचा है जलवायु परिवर्तन पर, इसी से संबंधित है। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। यह जो कथन है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये जो नियम है, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, ये JB से ने, जो कि एक नाम है JB से,
एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं का ये कथन है। उन्होंने यह नियम प्रतिपादित किया था। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करती है? मतलब जो शेयर मार्केट है उसमें कोई गड़बड़ी होने या तो गड़बड़ी होने से रोकती है, वो करती है सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है उसका क्या अर्थ होता है? अक्सर हम लोग सुनते हैं कि रुपया धड़ाम से नीचे गिरा है, रुपये की वैल्यू नीचे गिर गई, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाना। आगे ओपेक जो कि है, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। बेसिकली जो पेट्रोलियम कंट्रीज़ है जिनके पास पेट्रोल है प्रचुर मात्रा में, उनका ये एक संगठन है ओपेक। तो आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है वियना में, ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का, जो कि 14 बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो ये किया था 1969 को, 19 जुलाई 1969 को। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? उसको विभाजन करके, तो वो किया गया था 1963 ईस्वी में। अब बात करते हैं नाफेड। तो इसकी स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? तो नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको बताना है इसकी जो स्थापना है किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? तो ये की गई थी कृषि उपजों के विपणन के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो कि इसकैप, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बैंकॉक, थाईलैंड में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो ये 8वीं योजना, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस की गई थी, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं नाबार्ड, मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो वो की गई थी शिवारमन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुआ था 1982 में। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, इसके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? जब राइफल चलाते हैं तो पीछे की ओर आपको धक्का लगता है, तो वो बेसिकली रेखीय संवेग के संरक्षण, या इंग्लिश में कहे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट का ये एक उदाहरण है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है वो उनके पलायन वेग से अधिक होता है। मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है वो एस्केप वेलोसिटी से अधिक होता है। किसी एक कौशिकीय शैवाल का उपयोग, मतलब कौन सा जो कौशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है क्लोरेला, जो कि एक कौशिकीय शैवाल है, इसका यूज़ किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की मौत किस यंत्र से की जाती है? तो वो की जाती है हॉट वायर अमीटर, मतलब तप्त तार अमीटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे है, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है इसका सिद्धांत। मानव शरीर में विटामिन के जो होता है उसका निर्माण किस अंग से होता है? तो ये होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। आगे मेनिंजाइटिस, जिसको हिंदी में कहते हैं तानिका शोध, ये एक मतलब रोग है, तो ये शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये शरीर का मस्तिष्क ही प्रभावित कर देता है। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया एक रोग है, ये मतलब रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये होता है ग्लूकोज की कमी से। टेट्राइथाइल लेड, जिसको TEL कहते हैं शॉर्ट में, ये पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए, मतलब एंटी नॉकिंग रेटिंग जो होता है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है पेट्रोल में, टेट्राइथाइल लेड का। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसका मतलब रासायनिक फार्मूला होता है Hg2Cl2, इसका फार्मूला होता है मर्क्यूरस
क्लोराइड का। आगे हम लोग बात करते हैं कृषि के बारे में। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बिना बीज के ही फल विकसित होता है, तो इस क्रिया को कहते हैं टिश्यू कल्चर। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि पहले यूपी में था, लेकिन बंटवारा होने के बाद अब ये चला गया है उत्तराखंड में। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पुडुचेरी में। गाजर, इसमें मतलब विटामिन होता है, तो आपको बताना है कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है गाजर? तो ये विटामिन ए का एक गुड सोर्स है। आम की जो रुमानी प्रजाति है कौन सी है? तो ऑफ सीजन वैरायटी में जो आम मिलते हैं वही इसकी रुमानी प्रजाति है। सोडियम बेंजोएट किसके संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये फलों के रस और जेली के संरक्षण के लिए ये सोडियम बेंजोएट यूज होता है। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त होती है? तो ये है आलू की प्रजाति चिप्सोना 1, 2 और 3। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1905 में। भारत में जो हरित क्रांति का आगमन था वो किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हुआ था, जो कि 1961 से लेकर 66 तक था थर्ड 5 ईयर प्लान। अब बात करते हैं संप्रेषण या कह सकते हैं संचार, इसके बारे में। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो ये हैं सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना और अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना और निर्णय लेने को सहज बनाना, यही काम है संप्रेषण का। आगे, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है, तो ये होता है समस्योन्मुख नेटवर्क में होता है। आगे, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि, तो ये कभी कभी गैर इरादतन भी होता है। आगे, संचार की वह कौन सी विधि है जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है? कहा जाता है इसको जनसंचार कहा जाता है। एक साथ जब यहाँ पे सूचना को प्रसारण किया जाता है। संचार में संदेशों के स्वागत में एक बड़ी बाधा है। क्या बड़ी बाधा है, मुश्किल है? वो है दर्शकों का रवैया। जनप्रवाद, ये एक संप्रेषण है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये इसकी विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से जो प्रयुक्त होती है, यही है जनप्रवाद संप्रेषण। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने के किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता। संप्रेषण संजलों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? तो ये जो होता है वो होता है श्रृंखला संजाल में, जिसमें कोई भी सदस्य जो सिर्फ अपने निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ है क्या है? वो है समकालिक। विभिन्न मुद्दों और विमर्श पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तो ये बढ़ावा देते हैं विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को, ये बच्चों में बढ़ावा देते हैं। अब है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? तो अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत वेदों की ओर और ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। आगे, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है किसका है? यह है फ्रॉबेल का कथन है कि हमें अवस्था विशेष के आधार पर ही किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या करते हैं? बुद्धि तथा रोगियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। वंशानुक्रमण माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दिया? तो ये परिभाषा दिए हैं रूथ बेंटिक्ट ने। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। तो यह कथन किसका है? यह है
हरलॉक का। तो बेसिकली इस तरह के कथन दे दिए जाते हैं और 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको बताना होता है कि ये कथन किसका है। तो यहाँ पे ये कथन है हरलॉक का। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यह है एनास टासी का। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है। तो ये कथन है लैंडिस का। जीवन के प्रत्येक घटना को वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है? तो ये किए हैं पेज एवं मैकाइवर, जो कि एक मतलब विद्वान ही थे, तो इन्होंने ही ये इसको संबंधित किया है। यह मत किसका है कि शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ये है कथन मॉन्टेसरी का, या उनका ये मत है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य है। तो क्या है? वो है बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। अब जो लास्ट सेगमेंट जो हमारा है वो है विविध। देशेर कथकली यह कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, बेसिकली डांस है, एक फॉर्म है डांस का, देशेर कथकली। गरबा नृत्य, यह संबंध किस राज्य से है? तो ये तो बहुत फेमस है, यह है गुजरात से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह है ऋग्वेद में। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो यह है सरोजिनी नायडू। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के लिए। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह है कोणार्क, उड़ीसा में। भरतनाट्यम ये कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये भी तमिलनाडु को कहा जाता है। मोहिनी अट्टम यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का मोहिनी अट्टम। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का। तो यही थे हमारे टोटल 10-11 सेगमेंट जो भी थे वो यही थे प्रतियोगिता दर्पण के। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।